गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? हम लोग सब बढ़िया हैं। आप लोगों का स्वागत है कुलदीप ब्लॉग में। तो आज हम लोग एक कमेंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो मेरे बच्चों के बारे में है। तो मेरे बच्चों के बारे में सबसे पहले मानसी आती, मानसी बड़ी है और उन्होंने लड़की को लेके बात करी गई। पहली बात, लड़की कोई बोझ नहीं है, मैंने नहीं समझा। अगर मैं यही बोझ ही समझती तो उनसे मैं हक लेती, लिखा पढ़ी में लेती, कुछ ना कुछ एलिमनी लेती ज़रूर। अगर मुझे लड़की बोझ लगती तो मैं उनके पास छोड़ के आती कि वो अपना देख लेंगे, लड़की मेरी नहीं लेके आ रही, मैं बोझ हूँ, मैं लड़का लेके आऊँ। पहली बात तो ये गलत है कि लड़का लड़की आप अंतर समझ रहे हो। वो लड़की है, आपको समझना चाहिए था। क्यों भाई, क्यों समझना चाहिए था? मैं तो समझ के चल रही हूँ कि आज मेरी लड़की मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और लड़की के साथ ना हो। इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि लड़कियों के लिए आप खुद ऐसे बन जाओ कि आपकी लड़की को अगर कोई नाखून भी टच करे ना तो उसका हाथ तोड़ के आप हाथ में दे दो। आपकी बेटी को इतना सक्षम बनाओ कि वो उंगली टच करे ना कोई तो वो हाथ मुंह तोड़ के आए। ससुराल की तो दूर की बात है। और आप ससुराल में एडजस्ट करने का नाम मत लो कि वो बना नहीं पाएगी, बिगाड़ नहीं पाएगी। आपको एक कमेंट सुनाती हूँ मैं, मानसी पढ़ के बताएगी। उसमें बोला गया है कि दादा दादी और बाप के बारे में। एक सेकंड में पढ़ देती हूँ। बच्चों को बड़ा करते टाइम बच्चों के मन में बुराई नहीं भरनी चाहिए। दादा दादी की, पापा की, बच्चों के मन में आगे तक नफरत पड़ी होती है। लड़की हो तो और भी सोचना चाहिए, क्योंकि उसके मन की नफरत ससुराल में जाकर निकलती है, उसका घर भी खराब होगा। तो मैं पहले ही बता देती हूँ भैया इस बारे में, इसको थोड़ा कि भाई मेरा बाप इतना अच्छा नहीं था जो उसके लिए मेरे मन में बुराई होगी। मैं पैदा होने के बाद से उससे बुराई नफरत करती हूँ और आगे भी करूँगी, क्योंकि जो बाप मेरे लिए ही नहीं खड़ा हुआ कभी, तो मैं उसको बाप समझती नहीं। जिसके लिए आप बुराई भरने की बात कर रहे हो, बुराई तब भरी जाती है जब वो मेरे सामने अच्छा हो, मैं उसकी पापा की परी हूँ, तो मुझे अच्छा लगे कि वो मेरा बाप है, मेरे सामने उसने कुछ गलत नहीं किया, ये मेरे मन में भरे जा रही, तो मैं बुराई समझ रही हूँ, नफरत कर रही हूँ उसको बुरा भला बोल रही हूँ। जब वो मेरे सामने ही बुरा था, जो मेरे लिए कभी खड़ा नहीं हुआ, जो मेरे भाई के लिए खड़ा नहीं हुआ, जो मेरे भाई के 1.5 साल की उम्र में उसके हाथ जला दिया, तो उस बाप को हम समझेंगे ही क्या? जिस बाप के लिए हम रात को 10 बजे 12 बजे तक इंतज़ार करते थे कि एक सड़ी सी 10 रुपए की कॉपी ला के देगा, जबकि हम 8 बजे सो जाते थे, तो उस बाप के लिए आप अच्छा ही एक्सेप्ट भी कैसे करते हो भैया? मैं नहीं मानती कि वो मेरा बाप है, साफ साफ कहती हूँ कि मैं उसे बाप भी नहीं मानती। ये है उस आदमी की औकात। और रही दादा दादी वाली, दादा दादी वो किसी काम के नहीं। वो दादा दादी वो होते जो अपने बच्चों को संभाले। भैया दादा दादी वो होते जो अपने बच्चों को संभाल के रखें। भाई उनके लिए तो अपने वो क्या बोलते, फूल से ज़्यादा ब्याज, मूल से ज़्यादा ब्याज म्यूल प्यारा। से ज़्यादा ब्याज वो रखता है। लेकिन मेरे दादा दादी तो जो एक पतीले आटे के लिए सुना दे, भाई वो दादा दादी किस काम उनके के? पास हमें एक पतीला आटा नहीं है ना, मांगने जाना पड़ता था कि हमारे घर आटा नहीं है, आटा ये दे दो। किस्सा ऐसे नहीं शुरू हुआ कि आप थोड़ा थोड़ा करके एकदम से आ गए। अब जिस टाइम घर छोड़ने के बारे में ये सोच ही रहे थे, तो उस टाइम पे मैं चिंदियों पे खाना बनाती थी, मेरी मम्मी से तो खड़ा भी नहीं होते बनती थी। जबकि मुझे खाना बनाना भी नहीं आता, मैं चूल्हे पे चिंदियों पे खाना बना रही हूँ। हमने आटा नहीं घर में, जैसे तैसे हम ये आंगनवाड़ी की खिचड़ी बनाते थे, टंकी नहीं घर में, ईंटों का चूल्हा बना के। अरे ये चिंदियों बात से तो अभी सिलाई। सामने भी नहीं आई कि है ना, जब ये 1 किलो आटे वाली बात है, तो हम लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जबकि हमें बाद में ये पता चला कि 3,000 रुपये उधार पे लिए हुए आटे के हैं ये, कि सामने वाली दुकान पे किराने की कर्जा करके रखा है। जहाँ भी कर्जा करता है मुझे ही कर्जा चुकाना पड़ता था। यानी फ्रूट का काम करे तो मुझे कर्जा चुकाना पड़ता है। तुम्हारा आदमी, तुम्हारा बाप खुद नहीं करता था, बाप बोल देता था उसकी बीवी बैठी है जाके बात करो, ऐसा होता था। जब भैया उन्होंने खुद ही नहीं समझा हमें, तो हम क्यों समझेंगे? और ये कौन सा बात होता है कि मैं अपने ससुराल में निकाल, पहली बात तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। बाप से मुझे कोई लेना देना, भाई ससुराल जाऊंगी तो अपनी माँ की इज्जत तो देखूंगी ना, पीछे और भी लोग हैं मेरा भाई है, मेरे डैडी है, मैं उनको भी तो संभालूंगी ना, कि भाई उनके मुंह पे भी कलंक पोत दूंगी उस घरटी आदमी के चक्कर में। किसी की इज्जत बनाने के लिए ना पहले इज्जत कमानी पड़ती है, तब जाके आप उस इज्जत के लायक होते हो।
मैंने वो मेहनत करी है। जब मैं सीहोर में रहती थी तो मैं इमली तोड़ी, यानी शुरू से बता रही हूँ कि मेरे बेटे को हो गई, यानी मेरे बेटा 2.5 साल का था। पहले तो मानसी के साथ जो होता था, मानसी ने इतना परेशान भी नहीं किया मुझे, और न ही मानसी के टाइम पे ऐसा होता था, लड़ाई झगड़ा चलता था, देवर हाथ उठाता था, सास है तो हाथ से पानी नहीं पीती थी, मैं मर जाऊँ तो बात मत करना, मैं मर जाऊँ तो पानी का गिलास मत देना, मेरी अर्थी को हाथ मत लगाना, ऐसे गालियाँ देती थी। सोने के इससे पैदा करी है सोने की चिड़िया, यानी मेरी बेटी को ऐसा बोलती थी, हमने तो बच्चे पैदा ही नहीं करे। तो भाई आपकी उम्र थी बच्चे पैदा करने की, मेरी उम्र नहीं थी बच्चे पैदा करने की। मेरी तो 14 साल की उम्र थी ना बच्चे पैदा करने की, और मुझे कोई तो पता ही नहीं था कि कैसे होते क्या नहीं होते। मुझे कोई बताता कि ऐसा होता वैसा होता। मुझसे तो आप सिर्फ काम ही करवाते थे कि रात के 2 बजे तक आप काम करवाओ, ड्राइवरों का खाना बनाओ। किस घर का तो अलग है, ड्राइवरों का भी खाना बनता था। रात के 2-2 बजे तक मैंने ड्राइवरों के लिए रोटियां बनाई हैं। नंद की लड़कियां, 3 लड़कियां हमारे साथ रहती थी, उनके लिए भी करते थे, सबके लिए। उन नंद यानी कह सकते हैं कि नंद से मैंने सीखा है कि आप कैसे खड़े हो सकते हो। उसकी पीठ सुन रही है, उसी की वजह से मैंने सीखा। क्योंकि उनकी जो एक नसीहत थी कि पिंकी तुझे ही चप्पल पहननी पड़ेगी, तभी तू बाहर निकलेगी, तभी तेरे बच्चे पर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इस आदमी के चक्कर में कभी नहीं बढ़ेंगे। मेरी नंद ने ये बात बोली थी, और ये बात सही है क्योंकि वो मेरे पीछे ही रहता था। अगर मैं घर उसके बाप का काम करूँगी, उसके बड़े भाइयों का काम करूँगी, तो ही वो मेरे को खाना देंगे, उस घर में रहने की जगह देंगे, नहीं तो वो मेरे को, आज मैंने उनका करना बंद कर दिया था तो उन्होंने घर से मैंने छोड़ दिया कि ना मेरे बच्चों की पूछती, पहले भी नहीं थी। और रही जब मेरे राजवीर हुआ, उस टाइम पे पी लिया हो गया उसको, कोई देखने वाला नहीं, चेतने वाला नहीं, जैसे तैसे नंगे पैर में बारिश के अंदर मेरी डिलीवरी हुई। 5 दिन हुए थे, दर दर भटक रही थी हॉस्पिटल में, मगर उस आदमी बस साथ में चलने लायक था, पैसा खर्चा करने लायक नहीं था। जैसे तैसे समय निकल गया। थोड़ा बहुत से है ना, ससुर ने करा नहीं करा भगवान जाने, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। चलो भैया, वहाँ से तो ठीक ठाक निकले। जब 5-7 दिन का हुआ तो ठीक है, कभी कुछ है कभी कुछ है। ये सर बड़ा था उसका, हल्का सा, राजवीर का। अब ये तो चलो वहाँ काम करते थे तो हमारे लिए उस टाइम पे निकल आया कि भैया लड़का रखा हुआ है, तो लड़के ने बोला मैं तुम्हारी दुकान पे काम करता हूँ तो कुछ तो मिलेगा ना, नहीं तो ऐसे तो वो देते नहीं। भैया वो उस दुकान पे काम कर रहे थे तो ये दे दिया राजवीर के लिए कि लो भैया थोड़ा बहुत ले लो तुम्हारे बेटे के लिए, दवा दारू के लिए। तब लगाया उन्होंने। वो आदमी काम कर रहा था उनकी दुकान पे नौकर की तरह, बेटे की तरह नहीं, नौकर की तरह। चलो ऐसा समय निकल गया पी लिए का। राजी हमारा 2.5-3 साल का हुआ, उसको यहाँ गले में गिठाने हूँ। भोपाल जैसे शहर में इलाज करवाने आए, तब भी यही हुआ। इलाज जैसे तैसे करा, पहले टीवी बताते बताते इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं कि मैं रोते रोते मेरे राजवीर के लिए मैं बस भगवान से ये दुआ करती थी कि भगवान जैसा भी है, जो भी है, बस तू इसको अच्छे से रखना। इसका हाथ जला दिया राजवीर का। मैं तब भी बहुत रोई। मैंने कहा अरे यार, मेरा बेटा वैसे ही मेरे सही से नहीं रहता, मैं कैसे इसको पालूंगी, कैसे क्या करूँगी। मेरे मायके वाले बोलते जब तुझे पता था कि ऐसा है तो दूसरा क्यों किया। भाई जब आप ऐसे घर परिवार में रहते हो, नशेले के साथ रहते हो, तो आपका बस नहीं चलता किसी भी चीज़ में। आप सोचते हो कि हाँ ठीक है, शांति बने रहे बस। एक अपनी इज्जत को लेके, अपने माँ बाप की इज्जत को लेके, अपने बच्चों को, अपने सास ससुर की इज्जत को लेके चलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसे चलते चलते जब उसको गिठाने हुई तो उसका बचना ना बचना सब, यानी टीवी हो गई, फेफड़ों पे जाली आ गई। मैं जैसे तैसे उसके लिए, मेरे बच्चों को मैंने इमली तोड़ी। 2 रुपये किलो में इमली टूटती थी, ना जाने कितनी इमलियाँ तोड़ती थी, उससे कुछ पैसे मिलते थे। राखी बनाई मैंने। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं करती थी, जो काम आता था मेरे बच्चों के साथ। मैं घूंघट में, मैंने 13 साल घूंघट में निकाले हैं, 14 साल घूंघट में रह के काम करती थी, मगर काम करती थी, दूसरों का काम भी करके देती थी मैं। घर से बाहर जाने का, यानी बाहर नहीं जाने देते थे नौकरी पानी या किसी के यहाँ काम करने का। तो जो हमारे जो वहीं आस पड़ोस के थे उनके यहाँ होता था ये काम, तो वो बेचारे मेरे को दे जाते थे खाने के लिए। नहीं जैसे तैसे मैंने मेरे बच्चे पाले, यानी इससे पाले मैंने बच्चे कि मैं खुद जानती हूँ कि मेरे बच्चे मैंने कैसे पाले।
और रही यहाँ मेरे बच्चों की दादा दादी की, तो मैं कहती हूँ अगले जन्म में भगवान ऐसे दादा दादी किसी को भी ना दे, अगले जन्म तो छोड़, किसी को भी नहीं, ना वो दुश्मन को दे ना दोस्त को दे, किसी को भी ना दे, ना वो ऐसा पति चाहिए और ना ही ऐसे सास ससुर चाहिए और ना ही ऐसे माँ बाप चाहिए। इस जन्म में तो मिल गए, अगले जन्म में मुझे दिखाई मत दियो, नहीं तो डंडे से पिटाई लगा दूँ मैं सबकी। मैं इतनी ज़्यादा ये वीडियो देख के जाना है? ये वीडियो देख के जाना तो मत मिलना हमको। हाँ यार, हद होती है। यहाँ हम हर चीज़ भुगतते आ रहे। और रही मेरी बेटी का सवाल, तो मेरी बेटी ये सब चीज़ें देख के आई है, वो मेरे साथ संघर्ष करी है। मैं जब चिंदियों पर रोटी बनाती थी 3-3 4-4 महीने, टंकी नहीं आती थी गैस की, तो वो सिर्फ खाने के लिए आता था। 1 किलो आटा लेके आ जाते थे, वो भी किराने की दुकान से, तो उधार पे उसके पैसे भी मैं ही देती थी, उधार पे लेके आ जाता था। गुटखा खाने का शौक उसको, दारू पीने का शौक उसको, लड़की बाजी का शौक उसको। अरे गुटखा खाने के लिए पैसे तो हमारे गुल्लक में से चुराते थे। और जो बचा खुचा, जो मेरे बच्चों को कभी किसी से पैसे मिल जाते थे या फिर कोई आ जाता था, उन जैसे अपन किसी के यहाँ जाते तो अपन पे खर्ची देते, गेट खोल के भाई है। तो वैसा कोई आता था तो मेरे बच्चों को उनकी गुल्लक बना के रखी थी मैंने कि आड़े भिड़े कोई बच्चों को वो हो, या फिर मेरे पास जैसे सिलाई के पैसे आए तो मैंने उनको दे दिए, तो वो उनसे झूठ सच बोल के पैसे ले जाता था कि बेटा मैं तुमको दे दूंगा, और बाद में पूछता भी नहीं था। और जब जैसे वो बच्चे मांगते हैं ना पापा पैसे दे दो, तो तुम्हारे चाचा ने दिए नहीं अभी तक, डायरेक्ट कैसे। और अगर कभी चुराने नहीं हो, सामने ही खड़े हो, तो कहेगा अभी तुम्हारे चाचा से जाके मांगता हूँ गुटखे के लिए पैसे, झक मारा के खुद ही दे दो कि ना भाई ये किसी से मांगे ना। मैंने बहुत ही यानी अति वाली बर्दाश्त करी उसके साथ। भगवान भला करे बिचौली का, जिसने मेरी शादी करवाई थी, वो बिचौली आज भी जिंदा है। हाँ, बिचौली से एक बात याद आई, जब मैंने घर छोड़ दिया उसके बाद मैं अकेली सिंगल मदर थी, तो वह मेरे बच्चों को उसी जगह पे लेके गई सीहोर। तो वो कहती है अब तो तेरे ठाठ है, तूने आदमी को छोड़ दिया। तब कहाँ थे जब आदमी इतना कष्ट दे रहा था, मेरे बच्चों को मार रहा था। आज मेरी मानसी का कंधा, दोनों हाथ, ये देखो मेरे हाथ पे ये दिखेंगे, शायद दिख भी रहे होंगे कि नहीं, ये कट के निशान लगे हुए हैं, शायद ये कट नहीं है, दिख भी नहीं रहे यार, कैसे दिखेंगे, ये दिख जाएंगे, दिखेंगे, ये आपको दिख रहे होंगे। ये गाड़ी से एक्सीडेंट में पूरी चूड़ियाँ घुस गई थी, इसकी वजह से चूड़ियाँ पहनना बंद कर दी थी। ये यहाँ पे भी लगी हुई है मुझे, ये कलाई मेरी जा चुकी है, ये पूरी चली गई है कलाई। ये 2 उंगलियां दरवाजे में ऐसे हाथ दिया और ऐसे हाथ कर दिया, दोनों हाथ फ्रैक्चर। मेरी जो पहचान वाली मौसी हैं उनके यहाँ है ना, क्या बोलते हैं, शादी थी उनकी बेटी की, सगाई थी, तो मैं ऐसे ही प्लास्टर में सगाई में गई थी, और इसी प्लास्टर से मैंने सिलाई करके उसकी सगाई के जाने के लिए मैंने कपड़े खरीदे थे। उसने सिर्फ मुझे एक पैसा नहीं दिया सगाई में जाने के लिए। जब मैं सीहोर से भोपाल आती थी तो सिर्फ मुझे 30 रुपये देता था, और मुझे आने के लिए ना सुबह 4 बजे तैयार होना पड़ता था। मेरे ससुर की गाड़ी आती थी, कभी पैसे लगा के आने भी नहीं देते थे, और 30 रुपये के 30 रुपये, आप 8 दिन रहो 10 दिन रहो कितने दिन भी रहो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। सुबह रात को उठती थी 4 बजे, खाना बनाती थी 6 बजे 5 बजे तैयार होकर बस स्टैंड पे पहुंचती थी। सीहोर बस स्टैंड पे छोड़ के आता था, गाड़ी में बिठाता था, 8 बजे यहाँ भोपाल पहुंचती थी, 12 बजे तक ससुराल वालों की यहाँ भोपाल में है ना, क्या बोलते, गुलामी करती थी। फिर है ना 12 बजे के बाद फिर मुझे मायके जाना पड़ता था, मायके से वहाँ से फिर दूसरे दिन तीसरे दिन में शाम को वापस निकल। 30 रुपट्टी में क्या होता है यार, 130 या 30 रुपये ऐसे मिलते थे। बोलना बहुत आसान है आप लोगों के लिए कि ससुराल वालों की बुराई मत डालूं, मगर आपके बच्चे के लिए जब मिलेगा नहीं ना कुछ, तब आप समझोगे। फिर भी हम निकाल रहे थे जहाँ, मगर मेरी मानसी को यानी उसको लगा कि मम्मी हम अब नहीं रह सकते। जब आपका बाप अगर दारू पी के कभी ऐसे घूम रहा है या वैसे घूम रहा है, जवान लड़की नहीं देख सकती इस चीज़ को, कैसे देखेगी ये बताओ, देख ही नहीं पाएगी ना। भाई एक बीवी बर्दाश्त कर सकती है, एक माँ बर्दाश्त कर सकती है, एक बेटी नहीं बर्दाश्त कर सकती, वो भी अमृतधारी। अगर ऐसी चीज़ें होती तो हर घर में यही चलता रहता। हमने भी यही सोचा था कि है ना, क्या बोलते, नहीं यार हम अपना घर बसा ले, 16 साल हमने ऐसे झक मराई, क्या मिला हमें, आज कुछ भी नहीं है हमारे पास। अच्छाई के लिए कुछ करना भी तो चाहिए ना यार, गुलामी करने से कभी अच्छाई नहीं मिलती। ये बात हमेशा याद रखना लड़कियों कि आप
गुलामी करने से अगर अच्छा ही मिल जाती ना, तो ना जाने कितनी अच्छी लड़कियां है ना वो हो जाती। घरेलू हिंसा अच्छा बनने के चक्कर में घरेलू हिंसा कभी नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए। और रही बेटी की बात, तो वो उसका नसीब है, जैसा उसको मिल जाएगा वैसा कर लेंगे। और बनी बात, अगर मेरे ससुराल जैसे मिलेंगे तो मैं मुंह तोड़ के आऊँगी, कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्योंकि मैं तो फिर भी मैं ये कहती हूँ कि जब मेरे में इतने गुण होने के बाद, खाने में कमी नहीं, दिखने में कमी नहीं, किसी काम की कमी नहीं, हर काम आता है मुझे, सिलाई कढ़ाई बुनाई सब चीज़, बाहर सब चीज़ों से, यानी किसी चीज़ से घबराना नहीं, बाहर का काम, ऑफिस का काम, सब कुछ काम मैं हैंडल कर लेती हूँ। यानी एक आदमी जो करता है ना, एक औरत और एक आदमी, वो मिलके मैं अपने आप को बनाया है कि मुझे किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप मेरा ये काम कर दो। हम ऐसे बने हैं और हम ऐसे बन चुके हैं अब। तो मेरी बेटी मेरे बराबरी में वो अभी 10% है, अभी उसको 90% बनने में बहुत फ़र्क है। बहन में 10% भी नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ाई का कीड़ा लेके बस क्योंकि कुछ भी देखो ना, शक्ल, अगर शक्ल अच्छी है तो वो भी अच्छे नहीं है। शक्ल अच्छी है तो आपको सिर्फ शक्ल के लिए नहीं पसंद करेंगे, आप में गुण अच्छे हैं तो आपको सिर्फ गुण के लिए अच्छे पसंद नहीं करेंगे। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए बस। जब आपकी नीयत ही अच्छी नहीं है तो आप कितने भी सोने के बन जाओ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात सही कही आपने। इंसान ये सोचता कि अरे यार चलो, यहाँ तक बात आपकी मानी मैंने कि दादा दादी के बारे में, बाप के बारे में है ना, बुरा नहीं है, उसके मन में भरना तो यार वो छोटे बच्चे होते तब तो भर्ती में, आज वो बालिग हो चुके हैं, 23 साल के हो गए। आपको बता दूँ, आपकी दिमाग में डाल दूँ कि मेरे बच्चे बालिग हो चुके हैं दोनों। एक 23 साल का है और एक 19 साल का है। जो मेरा राजवीर है वो 19 साल का और बेटी मेरी 23 साल की है। तो मेरे को नहीं लगता कि अब मुझे कुछ भरना चाहिए। जिसके बारे में भरना चाहिए तो उसको तो शक्ल भी याद नहीं आएगी। मेरे बेटे के बारे में, यानी मेरे बेटे को तो कुछ बोलती हूँ तो वो तो कहता है कि मेरे को कोई मतलब नहीं है उनसे। मैं अगर उससे बोलती हूँ कि बेटा, यानी जब मैंने दूसरी शादी करी तो मैंने उससे यही, शादी भी नहीं करी थी उससे पहले, तो मैंने यही बोला था। शादी करने से पहले मैं उनसे यही बोलती थी, बेटा जैसा भी है तुम्हारा बाप है, अगर मैं नहीं रहती हूँ या फिर उसको कुछ लगता है उसके घर वाले नहीं करेंगे तो तुम उसको अपने पास ले आना, कुछ भी हो तुम्हारा बाप है। तो डायरेक्ट वो यही बोलते थे, कौन सा बाप, उसने हमारे लिए क्या कर लिया है जो हम उसके लिए करें। रही आपकी बात, आपको हम संभाल सकते, अगर आप उनको ऐसा बोलोगे तो आप देख लो, आप जानो और वो जाने, हम आपके साथ नहीं रहेंगे अगर आप उसको लेके आओगे तो। बताओ, मैंने तो कुछ गलत नहीं बोला, मैंने तो सही बोला। मतलब जब आप ये देखते हो कि आपके बच्चे ही उस आदमी के साथ रहने को तैयार है, मैं तो रह रही थी, मैं तो जैसा है, क्योंकि मेरे को तो आदत पड़ चुकी थी, उस गटर में रहने की आदत पड़ चुकी थी। वो बाथरूम करके सो जाता था तो मुझे ना उठा के उसको कपड़े बदलने पड़ते थे, बाथरूम करके बाद कपड़े एक साइड लगा के रख देता था। फिर भी मैं मेरे घर में कभी गंदगी नहीं रखती थी, किसी को जज ही नहीं होता था कि मेरे घर में ऐसा इंसान रहता है। जब मैंने घर छोड़ा तब उन लोगों को पता चला कि मैं कैसे झेलती थी उसको, कि वो लेटरिन बाथरूम सब कपड़ों में कर देता है। 16 साल मैंने वैसे भुगता है। दारू वो पिए, गुटखा वो खाए, यानी मेरे से शादी से करने से पहले उसका एक अफेयर चल रहा था। और जिस दिन मुझसे शादी हुई उसी दिन मुझे भी बताया गया कि मेरा तो अफेयर चल रहा है, दूसरी है ना घर के बगल में ही है वो। तो आप बताओ, मैं शादी करके सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे, विदाई हुए 20 मिनट हुए, उसने मुझे ये बता दिया कि मेरा अफेयर तो मेरे सामने ना पड़ोसन के साथ चल रहा है। मैंने कहा वाह यार, मेरे तो हाथ पैर ठंडे। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ, अब कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि माँ ने विदाई के टाइम पे यही बोला था, बेटा जा तो रही हो, आना मत। अब आना नहीं तो फिर आना ही नहीं, क्योंकि अपना बाप होता, और बाप भी ऐसे ही था। अपन ने तो एक जुआ खेला, चलो भैया अब जान दो, जो हो गया सो हो गया। जैसे तैसे ससुराल पहुँचे, आधे रास्ते में ये बोलते हैं कि हमारा तो अफेयर चलता है, देखना आज उस घर की लाइट ही बंद होगी। कौन ऐसा आदमी होता है जो पहली रहे ना दिन को ही ऐसा बोल देता है। मैंने सोचा चलो यार, मैंने देखा कि चलो ना वो है ना ये है। उस टाइम पे वो चली गई पंजाब, रह गई मैं। तो मैंने सोचा चलो यार, उसको ऐसा लगा होगा कि अब इसकी शादी हो गई है
तो इन लोगों का टूट गया। हुआ भी यही कि ना उसने कुछ दखल अंदाजी करी ना ये। ऐसे ही भैया कुछ सालों बाद जब मेरी मानसी हुई, एक डेढ़ साल बाद वो वापस आई अपने घर। वो अपने मायके चली गई थी 1-1.5 साल के लिए जब मेरी शादी हुई। इनके बाप की लवर बता रही हूँ मैं कि जिस इंसान को 14 साल की उम्र में शादी के 20 मिनट बाद, विदाई के 20 मिनट बाद ये पता चल रहा है कि मेरा तो अफेयर चल रहा है, आदमी का अफेयर किसी और से चल रहा है, वो बेचारी लड़की पे क्या बीतेगी बताओ। मुझे तो पता ही नहीं कि क्या होता है या फिर मैं तो बेचारी हुई घूंघट में रो रही हूँ कि मेरी विदाई हो गई। मैं 3 दिन से पहले से ही रो रही हूँ, मेरा कुछ पल्ले नहीं। माँ ने बोल दिया भैया तुम जा तो रही हो, आना मत दोबारा, कि अच्छे से आओ तो 10 बार आ जाना, नहीं तो अगर कुछ लड़ाई झगड़ा करो तो बिल्कुल मत आना, नहीं तो हम कुछ कर लेंगे। भैया ठीक है। घर पहुँचे, देखा 1.5 साल बाद वापस आ गई। मानसी मेरी 3-1 महीने की थी। अब 3 महीने के बाद वो उल्टा सुल्टा बोलने लगी। अब उल्टा सुल्टा बोलते बोलते मैं क्या करूं भाई, मैं पानी भरने जाऊं तो उसी के दरवाजे के आगे से वो मुझे अनशन बोलने लगे। मेरे हाथ पैर, जब मैं इतनी तेज़ नहीं थी, मेरे हाथ पैर बहुत तेज़ कांपने लगे, क्योंकि अपनों के साथ रह के लड़ाई करने में अलग आता है और किसी अनजाने के साथ लड़ाई करने में अलग आता है। और जिसमें आपका पति का अफेयर चल रहा हो, किसी के साथ चल रहा था पहले, तो भैया मैं तो हाथ पैर कपकपाने लगी। उस टाइम पे ये लोगों का झागरिया का बाज़ार चलता है, इतवार का दिन था, तो ये लोग झागरिया का बाज़ार करने गए थे। तो मैं तखत था हमारे घर के बाहर, मैं तखत पे बैठी रही। मैंने कहा आज फैसला हो जाए, या तो फैसला होगा कि ये जो ये मुझे बोल रही है, मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कौन हूँ, आप इसको समझा दो, नहीं तो मेरे को मैं कहीं पे भी छोड़ आओ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। मैं बैठे रात के बज गए 9-10 बज गए। इसी बीच मेरे जो बड़े वाले जेठ हैं वो कहते हैं ऐसी औरत को तो लट से मारना चाहिए, मुझ जैसी औरत को, कि मुझे शादी वाले दिन पता चला कि अफेयर चल रहा है। उसके बाद इतने 1.5 साल बाद वो आके मुझे उल्टा सीधा बोल रही है। मैं नहीं बोल रही हूँ, वो बोल रही है। उसके बाद भी मुझे बोलना, मेरे को मारना चाहिए ऐसी औरत को जो बर्दाश्त करके चल रही है, ऐसी औरत को मारना चाहिए। यानी एक हद होती किसी भी चीज़ की। आज तुम्हारी कोई लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी जितना मैंने बर्दाश्त किया। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरी तो ज़िंदगी मेरे माँ बाप ने ख़राब करी मुझे पैदा करके, उसके बाद मेरे घर वाले ने परेशान, यानी मेरे पहले पति ने ख़राब करी मेरी ज़िंदगी। वो इतना घटिया आदमी था, इतना नीच आदमी था कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकती। कि हद होती है, आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, आप बिना बोले घर से बाहर नहीं जा सकते। एक कैद होता है ना, वैसे रहती थी मैं। 1.5 साल तक मैंने घर का गेट नहीं देखा, सिर्फ पानी भरने के लिए घर से बाहर निकलती थी, पानी भर के वापस आती थी। इसके सिवा मैं कहीं जाती नहीं थी, ना मेरे मायके जाती थी, ना मेरे मासियों के घर जाने का अलाउड नहीं था। उन लोगों की लड़ाइयाँ चलती थी तो मेरी मासी के घर में जा नहीं सकती थी। मैंने तो बहुत कुछ झेल के यहाँ तक आई हूँ, और मेरे बच्चों ने वो चीज़ देखी है, तो मेरे बच्चों के मन में बुराई डालने की ज़रूरत नहीं है मुझे। आप लोगों को ये गलत फहमी है कि मैं मेरे बच्चों के मन में बुराई डाल रही हूँ। जिस इंसान ने खुद ही बुरा करा हो वो खुद ही विक्टिम है। मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ, बेचारों के साथ खुद जुल्म हुआ है, उनके बाप ने खुद नहीं किया है, तो मैं क्या कर लूँगी। मैं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी दे रही हूँ। मैं समझ रही हूँ कि मेरे तरफ से जो फ़र्ज़ मेरा पूरा हो रहा है ना, मैं वो अपना फ़र्ज़ पूरा करूँ। मैं पहले जब मेरा पापा गए थे, जब मैंने होश संभाला था, तो मैं यही सोचती थी कि मेरे बाप की जगह पे मैं खड़ी हूँ, क्योंकि मैं बड़ी बेटी थी मेरे माँ के घर में, बड़ी यानी पहला बच्चा मैं ही हूँ। तो मैं ये समझती थी कि मेरे बाप की जगह पे यही हूँ। मेरे जो माँ है, मैं उसका बड़ा बेटा हूँ, पति हूँ, जो भी समझ लो, मैं उसका वो हूँ। मेरे भाइयों के लिए मैं बाप बन के खड़ी हुई हूँ। तो जब मैं अपने बाप के लिए, बच्चों यानी मेरे भाई और बहन के लिए मैं बाप बन के खड़ी हो सकती हूँ, तो मेरे बच्चों के लिए क्यों नहीं खड़ी हो सकती भाई मैं। तो मुझे नहीं लगता उस नीच आदमी के लिए मेरे बच्चों की ज़िंदगी में कोई जगह है, और ना ही मेरी ज़िंदगी में जगह थी। उसको हमने इतने साल झेल लिया ना, उसकी किस्मत थी, पता, वो किस्मत है ना, बहुत सोने की कलम से लिखवा के आया था। अगर वो सोने की कलम से ना लिखवा के आता ना, तो शायद ही मैं उसके पास टिकवाती। वो तो शुगर है कि मानसी ने अपना फैसला लिया, नहीं तो मैं तो उसके साथ आराम से रह रही थी। जूते खाने से जैसे भी रख रहा था, रह रही थी। टीन के मकान में रह रहे थे, जूते खा रहे थे,
बाथरूम जाते थे ना टीन के मकान में, ऐसा था कि रात को आधी रात को बाथरूम जाते थे तो पूरे गीले हो जाते थे। ऐसे दिन निकाले हैं चद्दरों वाले दिन में, गर्मी में दुपट्टा ओढ़ के सोते थे, खाने को नहीं मिलता था तो जैसे तैसे फक्के मार के रहते थे हम। और तो और सुनो, जब वो प्रेस में काम करने लगा तो घर का सामान चोरी करके ले जाता था उनके लिए, वहाँ से है ना एडवांस में पैसे ले लेता था, दारू पीने के लिए घर का सामान बेच के दारू पीता था। उनसे शक्कर चाय बनाने के लिए पैसे लेता था, घर से शक्कर चाय यानी पूरा सामान उठा के ले जाता था, बेच कर वहाँ पे भरता था, एडवांस में लेके आ जाता, घर का सामान पूरा बेच देता था। मेरा मंगलसूत्र उसके चक्कर में बिका, मेरा पूरा सोना बिक गया उसके चक्कर में। भाई बहन आप मेरे माँ बाप ने मेरा सोना बेच खाया। बोलना चाहूँ ना तो कभी बता नहीं सकती। मैंने तो सब दे दिया लोगों को, जिसको जो ज़रूरत लगी। उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं रहते थे तो चलो यार तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए, ठीक है तुम कर लो। माँ बाप के लिए सोना बेच दिया, भाई बहनों के लिए सोना बेच दिया, पति ने सोना छीन के बेच दिया, कुछ बचा नहीं मेरे पास, सिर्फ ये 2 बच्चे बचे मेरे पास। यानी मैंने किसी से कुछ लिया नहीं आज तक अपनी ज़िंदगी में। ये भगवान आगे भी ऐसी ज़िंदगी रखना कि अगर कोई मुझे 2 रोटी भी खिलाए ना तो अपने शरीर के ज़रिए, अपने हाथों के ज़रिए उतनी मेहनत करके मैं उसको दोबारा लौटा सकूँ 4 गुना करके। मगर किसी का ऐसे मेरे को नहीं देना, और मेरे को उठाए तो बिल्कुल चलती फिरती हालत में उठाए, और अगले जन्म में देना तो मुझे ना ऐसे माँ बाप देना और ना ही मेरे ऐसा पति देना, ना मेरे को ऐसा पूरा कोई खानदान वाला चाहिए मुझे। और मैं बहुत अच्छी हूँ कि मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाए दुनियादारी, डंके की चोट पे रहती हूँ, जो करती हूँ खुला करती हूँ। शादी भी करी तो खुली करी। दूसरी शादी जब इंसान औरत करती है ना तो वो सर झुका के रहती है कि नहीं यार मैंने दूसरी शादी कर ली, ज़माना क्या कहेगा। मैंने ज़माने की सोची नहीं, जब घर से बाहर निकल गई तो ज़माने को अपने पैर पे रखा और लात मार दी ज़माने को, अपने वट पे जी हूँ। किसी का बाप आके मुझे है ना ऐसे टच नहीं कर सकता, हाथ तोड़ के मुंह में दे दूँ मैं, इतनी हरामन हूँ। और रही ससुराल वाली, मेरी बेटी का घर तो जब बिगड़ेगा बिगड़ेगा, और बिगड़ने से पहले मैं ले आऊँगी। अगर मेरी बेटी की गलती होगी ना तो उसको 10 बार समझाऊँगी। पहली बात तो वो शादी नहीं करेगी उसके बाप के लक्षण देख के। वो तो शुक्र करो कि मेरे चक्कर में शादी भी हो जाएगी उसकी, कि रिश्तेदार ये सोचेंगे कि नहीं यार माँ ने देखो इतने संघर्ष करके पाली, और आज भी मेरी वजह से ही रिश्ते आते कि नहीं माँ का एक नाम है, एक ओधा है, माँ ने अपनी इज्जत बनाई है तो रिश्ते आते। उसके बाप को यहाँ भोपाल में कोई जानता ही नहीं है कि उसका बाप है। हम कई रास्ते से जाते हैं, तो जब मैं नौकरी करती थी तो वहाँ से निकलता था तो जो पहचान वाले भैया रहते, यानी जहाँ मैं नौकरी करती थी वहाँ से लेके घर का रास्ता 15-20 मिनट की दूरी पे था। तो वहाँ पे लोग जानते थे मुझे, बचपन से जानते हैं और अभी भी जानते थे। तो ये लोग तो अभी आए 2013 के बाद, तो इनको कोई जानता नहीं था। तो ये मेरे को गाली बकते बकते मैं आगे आ गई। तो उससे कहता है, उसने मुझे बाद में बताया, उस भैया ने, फ्रूट वाले भैया ने, बोले दीदी ऐसा ऐसा बोल रहा था, बोले ना बोल रहा है कि ये मेरी बीवी है। तो बोले जा रहे, बोले तेरी बीवी कहाँ से, तू कहाँ और ये कहाँ। तो बोले उसको हम जानते हैं। तो बोले नहीं ये मेरी बीवी है। बोले तू अपने आप को तो देख भैया, तू पन्नी बीनने वाला और ये कहाँ। बोले तेरे जैसों को तो वो मुँह भी नहीं लगाती है। बोले जा रहे। यानी उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो मेरे है ना जेठ की उम्र का दिखता था, ये मेरे बड़े भाई की उम्र का दिखता था। इतनी यानी अभी भी वो ऐसा लगता है 50 साल का बुढ़ा हो ऐसा। फिर उसको अगर कहीं लेके जाऊंगी ना तो वो बाप ही लगेगा हमारा। ऐसा इंसान किसी लायक का नहीं। जो इंसान को अपने आप से मोहताज हो ना कि यार मेरा कोई नहीं है, मेरे को किसी चीज़ की लत है, या मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है कि कैसा है, तो वो मजबूरी में इंसान को सहारा ढूंढता है। हमने घर छोड़ने के बावजूद भी 6 महीने उसका इंतज़ार किया कि भैया 6 महीने बाद वो आ जाएगा तो घर को घर बन जाएगा। तू और मैं दोनों मिलके कमाते, हमारे बच्चों को कभी किसी, देखो आप 10 साल शादी कर लो, 50 शादियाँ कर लो, जो आपके माँ और बाप रहते ना उनकी जगह कोई नहीं ले पाता, क्योंकि वही आपके माँ बाप होते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों। मगर आपके अगर बुरे माँ बाप निकल जाए ना
तो अब वो किसी और को भी अपना बाप नहीं मानते और ना ही माँ मानते। जैसे मैं हूँ, मेरा बाप बुरा है, मेरी माँ बुरी है, तो मैं किसी ज़माने में किसी को अपना बाप नहीं बोलती, किसी को अपना माँ नहीं बोलती, किसी को अपना भाई नहीं बोलती, किसी को अपनी बहन नहीं बोलती। मेरे जो रिश्ते हैं वो 4 रिश्ते हैं। मेरे 2 बहन भाई हैं, मेरे माँ बाप हैं। मेरे आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने किसी को ना माँ बाप बनाया है, ना मेरी माँ बनाया है, ना मेरा भाई, ना मेरी बहन। वो मेरे रिश्ते। ऐसे ही ज़िंदगी में भी होता है कि आपके जो माँ बाप है ना वही आपके माँ बाप होंगे, बाकी आप किसी को नहीं। मुझे ससुराल में भी मेरे ससुर को पापा बोलने में न जाने कितना टाइम लग गया। आज इनकी ज़िंदगी में भी वही, वो भले अच्छा है चाहे बुरा है, मगर नाम उसी के साथ जुड़ा है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, वो जो नाम है ना इनके साथ, वो नाम नहीं हटा पाऊंगी मैं ज़िंदगी में। मैं भले कितना भी अच्छी बन जाऊंगी, कितना भी अच्छा कर लूँगी, ये मुझसे कहती है कि हमें उसका नाम हटाना है, मगर जो मार्कशीटों में नाम डला है, सब जगह नाम डला है, वो नाम नहीं हटा पा रही ना, मेरी मजबूरी है। और तो और हमारा जो जाति है, उन लोगों की जाति है, यही कह रहे हो ना आप लोग कि बहुत बुराई डल जाएगी दादा दादी की और पापा की और पूरे ख़ानदान की, ससुराल वालों की। तो उनकी सच्चाई एक बता रही। ये हैं भावलपुरी समाज के, जो मेरे पहले पति हैं वो भावलपुरी समाज के। हम सरदार हैं, हम मोने सरदार हैं, ठीक है। मैं यानी मेरे पापा मोने सरदार है और वो लोग भावलपुरी है। तो उनकी जात का कोई प्रमाण नहीं था पहले, तो बाद में वो जाति प्रमाण उनके बने नहीं थे। जब मैंने घर छोड़ा तो उनसे बोला, मैंने इनका बच्चों का जाति प्रमाण पत्र है वो मुझे बनवाना है। वो माता पिता का इससे ही बनता है, ना कि किसी के से और से नहीं बनता, और कहीं से बनेगा नहीं, एक का होना चाहिए। तो उसका बना हुआ था, उसने मना कर दिया। बोले मैं मेरे पूरे ख़ानदान से पूछूंगा, उसके बाद मीटिंग बिठाऊंगा घर में। अगर उन लोगों ने हाँ बोल दिया, घर वालों ने, तब जाके मैं तेरे और तेरे बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवा के दूंगा, नहीं तो मैं नहीं बनवा के दूंगा। आज मेरे बच्चे बिना जाति प्रमाण पत्र के हैं कि जाति नहीं आती। फिर मैं उनको यही जवाब दिया, अगर मैं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था। जब हमारे यहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता था ना, तो 4-5 देरानियाँ, 4-5 जेठ ऐसे मीटिंग बैठती थी, तब जाके उसको पूरा है ना नंगा किया जाता था। तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तूने फलाना किया, तूने डिसा। यानी जितना तो लड़ाई में नहीं होगा ना, उतना ज़्यादा वो बेचारे उसमें बेइज्जती में मर जाएगा, ऐसा होता था। उस जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी वो कह रहा था कि पूरे खानदान की मीटिंग बिठाएगा, उसके बाद वो पूरे खानदान में हाँ बोलेंगे, तब जाके हम है ना तुम्हें जाति प्रमाण पत्र बनवाने देंगे, नहीं तो नहीं बनवाने देंगे, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो बच्चे तो मेरे अकेले के नहीं थे ना, उस खानदान के भी बच्चे थे ना। फिर भी तो मैं लेके आई ना। फिर मैंने एक फैसला और किया कि आज के बाद मैं कर तो रही हूँ, मेरे तलाक से पहले की बात है। नहीं कब? जाति प्रमाण पत्र में ये तलाक की पहले की बात बता रही हूँ मैं, तलाक नहीं हुआ। तलाक के बाद की, जब मुझे ना एमपी पुलिस का एग्जाम फॉर्म भरना था, एमपी पुलिस का एग्जाम फॉर्म भरना था, उसमें जाति प्रमाण पत्र लग रहा था। तलाक के बाद की बात भरा था। फिर भाई इतना तो हक बनता, हम जमीन जायदाद में से तो पैसा नहीं मांगा, हमने कुछ नहीं मांगा, हम तो कुछ मांग ही नहीं रहे। हमने तो सिर्फ बोला कि आपकी जाति प्रमाण पत्र है, उसका थोड़ा सा हमको बता दो। तो हम जाके कहाँ बनेगा, सीहोर में ही बनना था, वो यहाँ बनता भी नहीं भोपाल में, क्योंकि वो बाप का होना चाहिए। तो बाप का एक ही चीज़ थी, और कोई चीज़ तो थी नहीं। आधार कार्ड मैंने बनवा दिए थे, सब कुछ मैंने करवा दिया था। आप तो सिर्फ नाम के बाप हो, आप सिर्फ सोने भर से माँ बाप बन गए, और कुछ भी बाप वाला लक्षण नहीं है। गंदा बोल रही हूँ मगर सुनने में कड़वा है, मगर ये सत्य है। क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ इसी काम के लिए रहते और किसी काम के लिए नहीं रहते, बेकार। उसके बाद मैंने उनसे बोला ठीक है, आप मीटिंग बुलवा रहे हो, आपका मसला है, आप जानो, आपका काम जाने। इसके बाद मेरे बच्चों को मैं मेरे सिख समाज में ले जाती हूँ, किसी में भी ले जाती हूँ। भाई मैं तो हूँ ही सही, मैंने तलाक ले लिया तो मैं वापस से सिख हूँ, मेरे को तो कोई मतलब नहीं, मैं तो हूँ ही पंजाबी। फिर मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भावलपुरी हो, चमार हो, कोई भी हो, आप जाने, आपका खानदान जाने, मेरे को कोई मतलब नहीं। मैंने मेरे बच्चों को वापस से अपने में, क्योंकि मानसी अमृतधारी थी, तो मानसी तो ऑलरेडी पंजाबन बन चुकी, वीर है, वीर ऑलरेडी पंजाबी बन चुका। तो ये मेरे बच्चे मेरी कास्ट में आए कि पंजाबियों में ही उनकी गिनती होती है, ना कि भावलपुरियों में। आप बोलो अब इस बाप का क्या किया जाए जो अपने बच्चों को अपने जाति प्रमाण पत्र में जाति ही नहीं बताना चाहता, उसके लिए मीटिंग, पूरे खानदान की मीटिंग बिठाना चाहता, उसके बाद बोलता है कि मैं तब बताऊंगा, वो भी हाँ बोलेंगे तो। मैं अपने आप को इतना समझती हूँ कि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे आदमियों की, और जितनी ताकत आज है ना मालिक उस टाइम पे दे देता ना, तो आज दिन कुछ और होते। कोई लड़की बिल्कुल बर्दाश्त ना करे,
अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, हर चीज़ अपने लिए जिए, ना कि किसी और के लिए। अपना घर बनाए ताकि तुम्हें कोई अपने घर से ना निकाले। ये मेरी बात हमेशा मैं ब्लॉग में बोलती हूँ और लाइफ में भी बोलती हूँ कि आप अपने लिए जियो, अपने लिए इकट्ठा करो। बस इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं। सत श्री अकाल।